हाय एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप एंड 10 मिनट्स अ डे सीरीज वीडियो। हम आज कवर करने वाले वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल टॉपिक दैट इज एमसीएलआर वर्सेस ईबीएलआर। इसके लिए थोड़ा सा रेफरेंस पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा कि बैंक जब भी आपको प्रोवाइड करता है लोन्स, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द लोन्स, हम बैंक के पास जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी हमारा पर्पस होता है, चाहे वो एक एजुकेशन लोन है, इधर इट इज फॉर होम लोन है, या फिर हम कोई पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, हम जस्ट बैंक से डिसाइड करते हैं, उनको अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोसीजर्स वगैरह फॉलो करते हैं एंड बैंक फिर हमें बताता है कि दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर जो है दैट वुड बी एप्लीकेबल ऑन यू। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम पे कर देते हैं। बट क्या बैंक का भी कोई पॉलिसी होता है, प्रोसीजर होता है, जिसके बेस पे वो ये डिसाइड करते हैं कि हाउ मच इंटरेस्ट टू चार्ज ऑन पर्सनल लोन, चाहे वो एजुकेशन लोन है, चाहे वो होम लोन है, या फिर पर्टिकुलरली अगर नॉर्मल एक एवरेज भी डिसाइड करना है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को चार्ज करना है। जैसे हम अगर एक कंपनी की बात करते हैं, दे आर मैन्युफैक्चरिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकते हैं, तो उनको भी जब अपना सेल प्राइस डिसाइड करना होता है तो उसके लिए व्हाट दे चूज, वो सबसे पहले उस प्रोडक्ट की क्या निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, फिर उसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, देन उनके पास क्या आता है, दे गेट द सेल प्राइस। इसी तरह बैंक भी कुछ बेसिस फॉलो करते हैं। कुछ यहाँ पर दो ऑप्शंस बैंक के पास अवेलेबल होते हैं, इधर दे कैन यूज एमसीएलआर और ईबीएलआर। मतलब ये सिर्फ जस्ट एक बेस है जिसके बेस पे बैंक ये डिसाइड करता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होगा। एंड अब इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा रेफरेंस हमें और स्टडी करना है, दैट इज इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस क्या होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक को अगर ये डिसाइड करना है कि हमें 12% चार्ज करना है, 10% चार्ज करना है, 8% चार्ज करना है, सो दे वुड बी हैविंग अ सर्टेन पॉलिसी जिसके बेस पे डिसाइड होगा। तो सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होगी इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जो कौन अप्रूव करेगा, ऑब्वियसली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी, और एनी जो कमेटी है बोर्ड की, उनके पास पावर्स होंगी, डेलीगेटेड उनके पास अथॉरिटी होगी, एंड दे वुड बी मेकिंग सर्टेन पॉलिसी, एंड उनको अप्रूव करेंगे कि किस बेस पे हमारा डिसाइड होना चाहिए। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि दो बेस बैंक के पास अवेलेबल होते हैं, इधर एमसीएलआर और ईबीएलआर, जिनके रेफरेंस से बैंक ये डिसाइड करता है कि मेरा इंटरेस्ट रेट फाइनली क्या होगा। ये दोनों हमारे पास रेफरेंसेस या फिर बेस आप इनको मान सकते हो। बट इनकी टाइमलाइंस क्या है, कब से ये एप्लीकेबल हुए, कैसे बैंक ये चूज करता है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन वुड बी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, जहां पर आपका इंटरेस्ट रेट ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हमेशा सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक लोन लिया एंड यू डिसाइड दैट आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, इट वुड बी 8%। तो वो अगर इफ फॉर एग्जांपल द लोन इज फॉर 5 इयर्स, तो 5 इयर्स के लिए डाउन द लाइन आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो सेम रहेगा, आपकी ईएमआई उस पे सेम रहने वाली है। बट इफ यू कैलकुलेट, आपका अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लोटिंग रेट है, फ्लोटिंग मींस वेरिएबल, जो इंटरेस्ट रेट हमेशा चेंज होता रहता है विद द मार्केट रिस्पॉन्सेज, उसके अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट ईयर में हो सकता है 8% हो, देन वो 8.5% हो जाए, 9% हो जाए, या फिर वो वापस डाउन आ जाए, 8% पे आ जाए। तो आपका जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, दैट वुड बी काउंटेड एज आपका फ्लोटिंग रेट, एंड जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है दैट इज ऑलवेज आपका फिक्स रेट। तो जब हम ओल न्यू फ्लोटिंग रेट पर्सनल या फिर रिटेल लोन्स की बात करते हैं, चाहे वो एक हाउसिंग लोन है, ऑटो लोन है, एक्सेट्रा, एंड अगर वो दिया गया टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फ्रॉम अक्टूबर 1 2019, दिस डेट यू हैव टू लर्न। जहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि अक्टूबर 1 2019 के बाद अगर कोई भी फ्लोटिंग रेट लोन दिया गया जो पर्सनल या फिर रिटेल लोन है, तो उसका बेंचमार्क क्या रहेगा या फिर बेस क्या रहेगा, जो रेफरेंस हमने लिया, दैट वुड बी एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट, दैट इज ईबीएलआर। अभी हमने इनको अच्छे से स्टडी नहीं किया, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में और इधर थोड़ा सा रेफरेंस हम लेंगे। बट एक बार इनको अच्छे से स्टडी करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कब से एप्लीकेबल हुए एंड किन के ऊपर ये एप्लीकेबल होते हैं। तो अक्टूबर 1 2019 के बाद जो भी आपके बैंक्स ने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को लोन्स दिए, दे वुड बी ऑन द बेस्ड ऑन एक्सटर्नल बेंचमार्क जो आपका रेट है। एंड अप्रैल 2020 के बाद जो मीडियम एंटरप्राइज को भी दिए गए हैं, वो भी किस पे काउंट होंगे, आपके एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट पे। नाउ अप्रैल 1 2016 के बाद वाले जो भी लोन्स हैं टिल 19 तक, वो किस पे कैलकुलेट होंगे, एट द एमसीएलआर। इसको उसका रेफरेंस क्या होगा, दैट वुड बी एमसीएलआर अंटिल एंड अनलेस वो स्विच ना हो गए टू द ईबीएलआर। अगर बैंक ने उनको स्विच कर दिया टू द ईबीएलआर तो वो किस पे होंगे, ईबीएलआर पे। बट इनिशियली वो किस पे ही दिए गए थे, अप्रैल 1 2016 के बाद, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। सो दिस वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव, बैंक्स के पास क्या है, फ्रीडम है कि वो सारे कैटेगरी फॉर लोन्स पे वो डिसाइड कर सकता है, इट वुड बी फिक्स्ड होगा, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, दैट द ऑप्शन इज विद द बैंक, एंड कस्टमर वो आपस में डिसाइड करेंगे कि फिक्स्ड रहेगा या फ्लोटिंग रहेगा। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इफ यू आर गोइंग फॉर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर बैंक जा रहा है तो उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर उसका टेन्योर बिलो 3 इयर्स है, क्योंकि अगर मोर देन 3 इयर्स है, देन यू कैन चार्ज एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी फिक्स हो सकता है। बट अगर बिलो 3 इयर्स वाला टेन्योर है, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि आपकी जो फिक्स्ड रेट ऑफ लोन्स है उनका जो रेट आप चार्ज कर रहे हो, दैट शुड नॉट बी लेस देन द बेंचमार्क रेट। मतलब बैंक का एक बेंचमार्क रेट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो लोअर देन दैट नहीं होना चाहिए, वो ऑब्वियसली उससे सिमिलर या फिर हायर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बैंक शैल हैव द फ्रीडम टू डिटरमाइन द
इंटरेस्ट रेट ऑन फॉरेन करेंसी के जो एडवांसेस है उन पे भी, बट उसका रेफरेंस आपको कहाँ से लेना है, जो भी आपका एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट है उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे। नाउ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एमसीएलआर वर्सेस ईबीएलआर। जस्ट एक रेफरेंस अभी हम लेने वाले हैं, कंप्लीटली इसके अंदर क्या फैक्टर्स आते हैं, कैसे डिसाइड होता है, अभी के लिए आपको इंट्रोडक्शन के लिए चूज करना है कि अगर फॉर एग्जांपल बैंक ये डिसाइड कर रहा है कि अगर मुझे 12% रेट ऑफ पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो 12% की जो रेट है उस पे मैं पहुंचू कैसे, दैट वुड बी, आप दो रेफरेंसेस ले सकते हो, बेंचमार्क ले सकते हो, दैट आर एमसीएलआर और ईबीएलआर। जब हम एमसीएलआर की बात करते हो तो बहुत ही सिंपल है, ये इस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग हमें ये सोचना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 लाख का लोन किसी पर्सन को देने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली इस 10 लाख को मैंने भी कहीं से अरेंज किया होगा। फॉर एग्जाम्पल या तो मेरे पास, अगर मैं एक बैंक हूँ तो मेरे पास या तो डिपॉजिट आया होगा, अगर मेरे पास ये डिपॉजिट आया 10 लाख का, तो मुझे इस पे क्या पे करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को, दैट वुड बी सेविंग इंटरेस्ट और एफडी इंटरेस्ट वो उनके लिए होने वाला है। तो कुछ इंटरेस्ट मैं उनको देने वाला हूँ, दैट वुड बी माई एक्सपेंसेस। और इधर क्या हो सकता है, चाहे मैंने ये आरबीआई से भी लिया तो उस पर भी मुझे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये 10 लाख रुपीज मैंने जो अरेंज किया है, इसके लिए मुझे कुछ कॉस्ट ऑफ फंड्स तो इनकर करनी पड़ी होगी, वही यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेरा एक बेस रेट बन जाएगा जिससे मैं ये डिसाइड करूंगा। तो यहाँ पर जस्ट आपको ये समझना है कि ये एमसीएलआर जो रेट है वो किसके साथ लिंक्ड होता है, टू द बैंक कॉस्ट ऑफ फंड्स। फॉर एग्जाम्पल आप जितने का भी लोन किसी थर्ड पार्टी को देने वाले हो, वो अमाउंट आपने जब अरेंज किया उसके लिए आपकी कॉस्ट ऑफ फंड क्या लगी, दैट वुड बी द बेस। उसके अंदर कुछ और फैक्टर्स भी ऐड होंगे एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो फाइनल रेट है वो कैलकुलेट होगा। बट जब हम ईबीएलआर की बात करते हैं, ये आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स पे नहीं देखता है, जस्ट ये क्या फॉलो करता है, जो भी आपके एक्सटर्नल रेट है, जो आपके मार्केट रेट है, जो आरबीआई डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल वी नो कि आरबीआई रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट डिसाइड करता है। तो अगर रेपो रेट के अंदर कोई भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल रेट है, वो आरबीआई डिसाइड कर रहा है, उसके उससे हमारी कॉस्ट का कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है। तो आरबीआई का रेपो रेट अगर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, वो चेंज हो रहा है, देन इट वुड बी बेस्ड ऑन द बेंचमार्क ईबीएलआर। अब ऑब्वियसली यहीं से आपके बाकी पॉइंट्स निकल जाएंगे, दैट इज आरबीआई के जो रेट कट्स है, क्या उससे एमसीएलआर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये तो हमारा कॉस्ट ऑफ फंड, जो इंटरनल पॉलिसीज है बैंक की, जो इंटरनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लग रहे हैं वो उसके रेफरेंस पे निकल रहा है। तो आरबीआई के रेट कट से यहाँ पर कोई भी नॉट फुली पास ऑन टू द बोरोअर्स। बट ऑब्वियसली जब हमने यहाँ पे बात करी रेपो रेट चेंज होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई डिसाइड करेगी, एंड आरबीआई के रेट कट्स आर ऑटोमेटिकली पास्ड ऑन टू द बोरोअर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये रीसेट होता है एनुअली फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक्स, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको पर मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे चेंज करते हो, बट वी नो कि आरबीआई के जो सर्कुलर्स हैं, पॉलिसीज है, वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, और यहाँ पर जो उनका रेपो रेट है वो भी फ्लक्चुएट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको हर इन एवरी 3 मंथ्स आपको ये क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑब्वियसली यहीं से आपका फोर्थ पॉइंट भी निकल जाएगा, अगर ये एनुअली होता है विच मीन्स यहाँ पर बहुत कम चेंजेस आते हैं, विच मीन्स ये क्या हो जाएगा, लो वोलेटिलिटी शो करेगा। एंड ईबीएलआर क्योंकि हर 3 महीने के अंदर आपको इन एवरी 3 मंथ्स यू हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, हाई वोलेटिलिटी हो जाएगी। नाउ अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन दैट इज एमसीएलआर की जब हम बात करते हैं, तो इस प्राइमरी लिंक टू आपका आरबीआई लेंडिंग रेट के साथ लिंक्ड है, बैंक के जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होते हैं इट इज रिलेटेड टू दैट, और मार्केट डिटरमाइंड एक्सटर्नल बेंचमार्क और एवरेज सेविंग डिपॉजिट रेट। सो यू कैन कमेंट डाउन योर आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।